नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें देते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे मानसून की, क्योंकि मानसून की चिंता एक बार फिर से, बारिश की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई। बेमौसम बारिश, जो ये मानसून सीजन से पहले जिस तरह की बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और हार्वेस्टिंग का टाइम है रवि फसलों का, और ऐसे में बारिश से अब क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी को लेकर चिंता ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या होना चाहिए, किसानों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए क्या अलर्ट दिए जा रहे हैं, तमाम अपडेट लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ जीपी शर्मा साहब हैं स्काईमेट से, साथ ही हमारे साथ मधुर बियानी है लक्ष्मी नारायण उद्योग से, जिनसे हम एग्री मार्केट खास करके चने पर बात करेंगे, और साथ ही वायदा बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, और bmazumdar.com से बिटूपन मजूमदार हैं। तो आप सभी मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले बात हम बारिश की कर लेते हैं। जिस तरह से बारिश की चाल फिर से तेज हो गई है, उत्तर भारत के कई इलाके में ओले और बारिश की से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जीपी शर्मा साहब, क्या लग रहा है आगे के को लेकर, क्या अनुमान है? क्या ये बारिश का जो ये वापस से फिर से जो नया स्पेल शुरू हुआ है उत्तर भारत में, ये कब तक चलेगा? क्या ये पूरे हफ्ते 30-31 मार्च तक ये जारी रहने की संभावना है? देखिए, बहुत अच्छी खबर तो नहीं है कृषि के लिहाज से। हालांकि अगर आप पहले हाफ की बात करें मार्च में, तो हम ज्यादा तापमान की बात कर रहे थे, जिसके कारण हम कह रहे थे कि शायद फसलों को नुकसान हो। पर पिछले सप्ताह के मौसम में जैसे बदलाव देखने को मिला, जैसे आपने बताया, भी बहुत जगह ओलावृष्टि भी हुई है, और सबसे ज्यादा नुकसान ओलावृष्टि और तेज हवा चलने से, बारिश के साथ अगर ये दो चीजें हों तो उससे ज्यादा नुकसान कोई और चीज नहीं करती। इन दोनों के कारण काफी नुकसान हुआ है और राहत अभी नहीं है। हालांकि हाँ, आजकल दो परसों की बात करें, 2-3 दिन की, तो राहत जरूर है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो अभी तक नहीं थी एक्टिव, अभी एक के बाद एक उनका आना जारी है। और अभी तो 2 दिन की बात करें तो 29 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ, शुरू तो पहाड़ी इलाकों से होगा, लेकिन उसका असर मैदानी इलाकों में भी 30 तारीख से देखने को मिलेगा। 30-31 हो सकता है, 1 अप्रैल को भी। ये 2-3-4 दिन जो है, खासकर 2 दिन, और उन 2 दिनों में से 31 तारीख को जो लास्ट डे होगा मार्च का, उसमें मैं पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ इवन मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग हैं, जिसमें ये आपका गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ये सब क्षेत्र आते हैं, उनमें भी मौसम खराब हो जाने की संभावना रहेगी। ज्यादा प्रकोप उसका एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा और उसके साथ भी जो उनके फुटहिल्स के तराई वाले क्षेत्र हैं, उसमें ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 31 तारीख को तो एक बार फिर से मुझे ओलावृष्टि की संभावना लग रही है काफी क्षेत्रों में। पिछली बार तो जैसे आपने देखा, फिरोजपुर फाजिल का सेक्टर जो पंजाब का है, वहां आया एक टॉर्नाडो, जो कि कभी बहुत ही रेयर है इस क्षेत्र में, बवंडर जिसको बोलते हैं, वो आया। तो अभी उस क्षेत्र में नहीं, लेकिन अमृतसर से लेके जैसे पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, ये सब, रोपड़ समेत जालंधर, नकोदर, मोगा, ये सभी क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम खराब। राजस्थान के भी, राजस्थान के इवन पश्चिमी भाग जहां कम वर्षा होती है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर की बात करें, कम से कम 1 या 2 दिन इन सभी जगह मौसम खराब हो जाने की संभावना जरूर रहेगी, शुरुआत 30 तारीख से, मार्च से। जी सर, ये आपने बताया ओलावृष्टि की बात आप कर रहे थे 31 मार्च को, ये कौन कौन से इलाके होंगे, कौन कौन से राज्य होंगे जहां पर ओलावृष्टि की संभावना है, ताकि वो अलर्ट रहे वहां के किसान? ज्यादातर तो पंजाब और हरियाणा, जैसे मैंने कहा, और मैंने जो उन जगहों के नाम गिनाए भी थे, जैसे जो फुटहिल्स के, जैसे पठानकोट, गुरदासपुर की बात करें, ये फुटहिल्स के क्षेत्र हैं। उसके साथ चलते चलते आगे बात करें तो हरियाणा में इवन अंबाला, करनाल तक उसकी संभावना रहेगी। और पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, पठानकोट, जालंधर, नकोदर, मोगा, रोपड़ समेत इन क्षेत्रों में इसकी ज्यादा संभावना रहेगी 30 तारीख की रात और 31 तारीख को इनमें, क्योंकि उसमें कुछ मौसमी बदलाव कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ओलावृष्टि केवल निचले स्तरों पे कुछ बदलाव आता रहे तो नहीं होती, उसको अपर एयर सपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी रहता है, और वो ऐसा दिखता हो रहा है। इसलिए उस दिन राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी, क्योंकि राजस्थान में भी
उसका जो जो सर्कुलेशन है उसका असर जरूर रहेगा। तो हालांकि कम क्षेत्रों में होगा, ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के इन क्षेत्रों में जो मैंने गिनाए हैं अभी, उनमें इसकी ओलावृष्टि की संभावना ज्यादा रहेगी। जी। के ज़्यादा वहाँ के कई सारे ऐसे जिले होंगे जहाँ पर ज़्यादा ओलावृष्टि की संभावना 30 और 31 मार्च को है। सर 31 मार्च के बाद मौसम क्या होगा? क्या वापस से फिर गर्मी लौटेगी, तापमान ऊपर की तरफ जाएंगे? देखिए, अगर हम तापमान का रिकॉर्ड लें तो आज के दिन में भी जब मौसम में थोड़ा सुधार आ गया है तो दिन के तापमान में तो वृद्धि हो गई है। दिल्ली समेत तापमान 30 डिग्री है, 30 से भी ज्यादा है कई जगह। लेकिन जो पहाड़ों में बर्फबारी के कारण या जो पिछले सप्ताह ओलावृष्टि हुई कुछ क्षेत्रों में, उसके कारण जो रात की नमी और रात के तापमान अभी भी कम है। फुटहिल जैसे क्षेत्रों में, जैसे देहरादून की बात करें, उन क्षेत्रों में तो तापमान 11 डिग्री है, जो कि सामान्य से 3 या 4 डिग्री कम है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी दिन के तापमान तो सामान्य या एक आध डिग्री उससे फर्क है, कम ज्यादा का ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो अभी बढ़े नहीं हैं। ज्यादातर इलाकों में पंजाब और हरियाणा के वो लगभग 15 डिग्री के आसपास या उससे 15-16 या उससे कम ही कम है, जो कि सामान्य के बराबर है या उससे हल्के से कम है। तो इसलिए उसमें थोड़ा, और एक बार फिर से जब वर्षा हो जाएगी, अगर ओलावृष्टि हो जाती है, पहाड़ों में फिर बर्फबारी हो जाती है, तो उसकी एक बार फिर से उसमें कोई विशेष बदलाव आने की संभावना नहीं रहेगी। हालांकि रात के तापमान एक बार फिर से गिर जाएंगे, और क्योंकि वर्षा होगी, बादल होंगे, इसलिए दिन का तापमान भी कम हो जाएगा। और केवल मैं कहूंगा 30 से 31 या 1 अप्रैल के आसपास ही नहीं, ऐसा कुछ आसार बन रहे हैं। उसके बाद छोटा सा एक और ब्रेक हो और उसके बाद फिर से मौसम खराब होने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। जी। स्थिति बहुत ही खतरनाक स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि 30-31 के बाद 1-2 दिन के ब्रेक बाद फिर से मौसम खराब हो सकता है, और 4-5 अप्रैल के आसपास भी बारिश की संभावना बन रही है, ऐसा आईएमडी की तरफ से भी बयान आया हुआ था। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और मौसम का अपडेट दिया कि किस तरह से मौसम की स्थिति बिगड़ी है और क्लाइमेटिक चेंज का असर हो रहा है और इसका नुकसान किसानों को झेलना हो रहा है। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान है, उनसे चने पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मधुर बियानी है लक्ष्मी नारायण उद्योग से। मधुर जी, क्या लग रहा है चने को लेकर? चने की कीमतें तो बढ़ने लगे हैं, क्या क्वालिटी को लेकर चिंता, फसलों को लेकर चिंता, या डिमांड ज्यादा दिख रहे हैं इस वजह से ये तेजी आई है, या नाफेड की खरीदारी, क्या वजह आप देख रहे हैं यहाँ पर? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। मधुर बियानी जी, मैं सवाल था चने के ऊपर, चने में इतनी तेजी क्यों दिख रही है? क्या वजह है अचानक से तेजी आ गई एक लंबी सुस्ती के बाद? आपका आवाज क्लियर नहीं है सर। आपकी आवाज आ रही है, चने पे मैं सवाल पूछ रहा था, चने में तेजी की वजह क्या है सर? के अंदर आपका फसलों को तो नुकसान है डेफिनेटली। जो बारिशें हुई है ऑफ लेटली, उसमें क्वालिटी का नुकसान ज्यादा है और क्वांटिटी का भी नुकसान हो रहा है। अगर आगे बारिशें होती है, और जहां राजस्थान, पर्टिकुलरली राजस्थान और एमपी में जहां हार्वेस्टिंग अभी हो रहा है, किसान अभी हार्वेस्टिंग में बिजी है, वहां ज्यादा नुकसान है, क्वालिटी का ज्यादा नुकसान है। क्वांटिटी का नुकसान अभी गेस करना बड़ा मुश्किल होता है। बाकी आप नाफेड का भी परचेज साथ में चालू है। इसको देखते हुए बाजारों में एक नई उछाल, नई उम्मीद आई है। कई दिनों बाद दिल्ली चना जो 5350 के रेंज के अंदर था, वो आज 5400 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है। और ये मौसम का जो डिस्टरबेंस है उसके वजह से ये देखने मिल रहा है। जो प्राइस राइज हुआ है चने में रिसेंटली, वो पर्टिकुलरली ये मौसम के डिस्टरबेंस की वजह से। और एक्सपोर्ट्स में चना फिल्टर की डिमांड काफी अच्छी है। रमजान महीना होते चल रहा है, तो बांग्लादेश से चना फिल्टर में डिमांड काफी अच्छी है। तो इसको देखते हुए अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना क्वांटिटी नुकसान है। बाकी जहां ओलावृष्टि हो रही है, वहां जहां फसलें खड़ी है, वहां तो डेफिनेटली क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में नुकसान है। शुक्रिया बियानी साहब, आपने वक्त निकाला और चने पर अपनी राय रखी कि चने को लेकर मार्केट की स्थिति क्या है। लेकिन अब फिलहाल जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, फसलें खराब हुई है, नाफेड की खरीदारी में तेजी आई है, एक्सपोर्ट भी बांग्लादेश में तेजी से बढ़े हैं, उसका यहाँ पर फायदा मिल रहा है और भाव 52-5300 तरफ की जा रहे हैं, एमएसपी के करीब पहुंच चुके हैं। एक लंबी सुस्ती के बाद एक रिकवरी का माहौल अभी तक बन रहा है, लेकिन आगे देखते क्या होता है, क्योंकि चुनावी साल है, राज्यों के बाद अगले साल अब केंद्र के भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्या महंगाई पर सरकार काबू करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाएगी, हस्तक्षेप देखने को मिलेगा सरकार से, तो उसका असर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तेजी दिख रही है। बाकी भी फसलों में
धीरे धीरे यहाँ पर अब तेजी की यहाँ ही रुख देखने को मिला। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट का। हमारे साथ 3 और मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड की हिस्टोरिक अगर आप चाल देखेंगे, 15 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो सोने ने सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न दिया है। 15 साल में सोने का रिटर्न 475% है, जबकि सेंसेक्स ने सिर्फ इस दौरान 200% का रिटर्न दिया। हालांकि 10 साल से कंपेयर करें तो 215% सेंसेक्स का रिटर्न रहा है और 94% सोने का। लेकिन 5 साल में फिर से सेंसेक्स के मुकाबले सोने ने ज्यादा रिटर्न दिया है। यानी एसेट रीबैलेंसिंग में कमोबेश एक लंबे समय में, जब एसेट रीबैलेंसिंग के तहत हर एसेट क्लास का अपना रिटर्न होता है एक अवधि के तहत, और वैसा आप सोने में भी देखना है जिस तरह की चाल सोने ने दिखाई है। 5 साल की भी अगर आप बात करें तो भी ज्यादा रिटर्न है सेंसेक्स के मुकाबले। 15 साल में भी सोने का रिटर्न सेंसेक्स से ज्यादा है। 1 साल में भी ज्यादा है। 1 साल में सेंसेक्स का सिर्फ 5% का रिटर्न रहा है, जबकि सोने का 11% का। 2023 की बात करें तो सोने ने 8% और सेंसेक्स ने निगेटिव रिटर्न दिया है -6% का। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, सोने की ये चाल बरकरार रहेगी? इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है? खरीदना चाहिए? ये तेजी जारी रहेगी आगे भी? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। विश्व मोहन जी, मेरे हिसाब से आपने जो अभी स्क्रीन पे जो दिखाया है वो दैट क्लियरली इंडिकेट कि सोना जो है वो उसे कोई भी पोर्टफोलियो में इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि यू शुड ओनली बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड, बट एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से गोल्ड पोर्टफोलियो में रहना बहुत बहुत जरूरी है। और जो फिगर्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को लेके गोल्ड का जो एक इन्वेस्टमेंट स्कोप है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी गुड। और आगे जाके भी मुझे लगता है कि जो ग्लोबल अनसर्टनिटी हमने सिंस पैंडेमिक देखी है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो खराब है। और जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है उसे भी देखते हुए लगता है कि इकोनॉमी काफी फ्रिजाइल है, ग्लोबल इकोनॉमी, और कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। तो इन दैट सिनेरियो गोल्ड बिकम्स अ वेरी हैंडी एसेट, और उस वजह से गोल्ड का पोर्टफोलियो में रहना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर प्राइस डायरेक्शन देखें तो प्राइस डायरेक्शन में मेरे हिसाब से गोल्ड अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ही है। हालांकि एक 2000 का जो बैरियर है उसे ब्रीच करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है प्राइसेस। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू कम समवेयर नियर $2100 $2120 इनिशियली। अगर प्राइस पैटर्न देखें तो चार्ट पे भी, वीकली चार्ट पे 1990 के ऊपर एक क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्पॉट पर्सपेक्टिव। उसके ऊपर ये वीक में क्लोजिंग नहीं आया है, तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है जो कि कंफर्म हो जाएगा। एंड उसका जो टारगेट है वो करीब 2300 2320 के आसपास आता है इन डॉलर टर्म्स। तो मेरे हिसाब से वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। लेकिन अगर इसमें डिप्स भी आता है तो आई थिंक दैट इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब तक ये बैंकिंग अनसर्टेनिटी है तब तक गोल्ड को एक सपोर्ट मिलेगा। प्लस फेड की मीटिंग भी अगर लास्ट वीक में देखे तो फेड में भी यही निकल के आया है कि दे माइट टेक अ पॉज, एक और रेट हाइक हो सकता है। और उन्होंने तो कहा है कि 2023 में कोई रेट कट नहीं होगा, लेकिन अगर हम मनी मार्केट का देखें तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे माइट गो फॉर अराउंड 90 to 100 बेसिस पॉइंट कट इन 2023। तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ गोल्ड एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ही है। I'll just wait for it to close about 1990 1995 on a weekly basis। अगर वो हो जाता है तो फिर आई थिंक वहां से फिर हम एक अच्छा खासा अप मूव सोने में देख सकते हैं। तो जी, अब जिस तरह की चाल आप सोने का देखिए, चांदी के मुकाबले, निफ्टी सेंसेक्स के मुकाबले 15 साल में, यानी लंबी अवधि में तो दिया ही है, शॉर्ट टर्म में भी बाकी एसेट क्लास के मुकाबले सोने का प्रदर्शन अच्छा दिख रहा है। यानी बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ इसे हेजिंग के लिए या अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% रखे, लेकिन आप अगर पूरा पोर्टफोलियो में भी रखते हैं तो सोने का रिटर्न जिस तरह का दिख रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में, जबरदस्त रिटर्न दिख रहा है। अनु जी, आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए? क्या सलाह है गोल्ड पर? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड डेफिनेटली एक आउट परफॉर्म किया है। हालांकि अगर हम देखें तो अब हम फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में है, जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो डिमांड साइड है या फिर जो एक्टिविटी है ज्वेलर्स की तरफ से थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जनरली बुक क्लोजर की वजह से जो एक्टिविटी होती है मार्केट के अंदर बाय और सेल की, वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। और ये हफ्ता छोटा भी है, तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज में ही रहेगा। यहाँ पे ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रेंड काफी पॉजिटिव ही है गोल्ड का। यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हमें लगता है कि नीचे
अगर इंटरनेशनल मार्केट में $1960 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। ऊपर हमें लग रहा है कि अगेन $1980-1985 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ में अक्षय तृतीया है, जो कि काफी ऑस्पिशियस डे रहेगा, जहां पर हम देखेंगे कि एक अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिप अगर आता है गोल्ड में तो खरीदारी की सलाह रहेगी, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स की, क्योंकि जिस तरीके से हमने फेडरल बैंक का स्टेटमेंट देखा है और ईसीबी के जो चेयरमैन है उनका जो स्टेटमेंट देखा, उससे ये लग रहा है कि आगे चलकर जो उनकी स्टेटमेंट रहेगी वो थोड़ी डॉविश रहेगी और उससे गोल्ड को काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। बैंकिंग क्राइसिस अभी भी मार्केट में अभी भी है, तो जिससे डॉलर इंडेक्स में वीकनेस देखने को मिलेगी और हमें लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स आपको कुछ समय में 100 तक के डॉलर के लेवल आते हुए दिखाई देंगे, तो उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। हमारा मानना है कि मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में यूज करके चल सकते हैं। चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी का भी रिटर्न लंबी अवधि में काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर इंट्राडे की बात करें तो आज यहां पर दबाव है 385 रुपए नीचे। रविंद्र जी, 70,000 के बेहद करीब है चांदी, इन स्तरों पर क्या सलाह है, खरीदे या बेचे? चांदी में मेरे हिसाब से अगेन अगर प्राइस एक्शन देखे, क्योंकि ओवरऑल चांदी का अगर फंडामेंटल देखे तो चांदी अटका हुआ है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल मेटल्स के प्राइसेस देखे तो थोड़े से दबाव में है, क्योंकि जो बैंकिंग क्राइसिस है उसके चलते इकोनॉमिकली सेंसिटिव कमोडिटीज में हमने एक प्रेशर देखा है। अगर आप क्रूड को देखें तो क्रूड दबाव में है, इवन बेस मेटल्स में थोड़ा सा प्रेशर है। हालांकि कॉपर में हमने थोड़ा सा एक अपमूव देखा था, बट उस वजह से सिल्वर एक कैचअप गेम खेल रहा है, क्योंकि गोल्ड में एक अपमूव है। क्योंकि सिल्वर में मेजॉरिटी इट इज लाइक मोर देन हाफ ऑफ द यूसेज इन इंडस्ट्रियल डिमांड, और उस वजह से फंडामेंटली एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन गोल्ड के साथ जाने की वजह से सिल्वर में हमने एक अपमूव देखा है। बट अगर प्योर प्राइस एक्शन देखे तो मेरे हिसाब से 72,000 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इनफैक्ट 71,000 से 72,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है। और अगर स्पॉट की बात करें तो अराउंड $24.50 का एक रेजिस्टेंस है, जो कि एक बहुत अच्छा चैनल, फॉलिंग चैनल रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो मुझे लगता है कि चांदी फिर $30 के करीब जा सकता है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अगर 72,000 के ऊपर सस्टेन करता है चांदी, देन वी माइट सी सिल्वर प्राइसेस गोइंग हायर टुवर्ड्स 82,000। तो मेरे हिसाब से एक प्राइस ट्रिगर का वेट करेगा मार्केट। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो इट माइट बी वेरी वेरी पॉजिटिव। लेकिन अगर डिप्स भी आता है टुवर्ड्स 68,000 या 68,500, आई थिंक इट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गोल्ड में अभी भी पॉजिटिवनेस है। तो या तो एक डिप के लिए वेट कीजिए या फिर गो फॉर अ ब्रेकआउट बाय, लेकिन हमें लगता है कि अल्टीमेटली इट शुड मूव हायर। अनुज जी, 70,000 के नीचे अब चांदी आ गई है, 400 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। इस बिकवाली में क्या करना चाहिए, खरीदे या बेच दे? फिर से खरीदारी का ही मौका रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हमने लास्ट वीक में अच्छी रैली सिल्वर में आती हुई देखी थी, हालांकि लास्ट वीक गोल्ड फ्लैट था, जबकि उसके बावजूद सिल्वर में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी। सिल्वर में हमारा बाय कॉल ही रहेगा। सिल्वर हमें लगता है करीबन करंट रेट के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 69,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 70,800 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $23 के आसपास चल रहा है, जो कि काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन है, जहां पर हमें लगता है कि बाई एक्यूमुलेट देखने को मिल सकता है और ऊपर में 23-20 से लेकर 23-30 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सिल्वर भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल में काफी अच्छा मोमेंटम देखा है हमने, कॉपर ने लास्ट वीक में काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया था। तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल से क्यूज लेते हुए सिल्वर को भी सपोर्ट मिलेगा और सिल्वर हमें लग रहा है कि अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के थ्रू आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। एनजी की बात कर लेते हैं। अनुज जी, एनजी पे पहले देखिए क्या गिरावट आ गई, आज भी 3% नीचे है। 28 मार्च की एक्सपायरी, हालांकि कल की एक्सपायरी है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं कि वहां पर किस तरह की चाल है। अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में भी गिरावट का ही रुख है। क्या लग रहा है, 175 के आसपास नेचुरल गैस आ गया है, इन स्तरों पर क्या सलाह है? लास्ट टाइम भी जब डिस्कस किया था कि 170-175 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे लग रहा है कि उसके नीचे ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि मार्केट उसी के आसपास स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, तो ये काफी स्टेबलाइज लेवल्स हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर आपको खरीदारी की तरफ ही आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे काफी अच्छा हमने एक ओपन इंटरेस्ट एडअप होते हुए देखा है, जो कि हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक बाउंस बैक नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर हम अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जो कि 191 के आसपास चल रहा है, इसमें अगर 180-185 तक के लेवल देखने को मिलते हैं तो उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 170 का स्टॉप लॉस लगाएं,
टारगेट ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर में अगेन 200 से लेकर 205 तक देखने को मिल सकता है। तो नेचुरल गैस मुझे लग रहा है कि जितना नीचे आएगा उतना ही अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर खरीदारी की ही सलाह मुझे लग रहा है कि देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम ऑप्शन वाइज बात करें तो 200 का जो कॉल ऑप्शन है वो करीबन 13 रुपए के आसपास चल रहा है। वहां पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 8 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 20 तक देखने को मिल सकता है। और एनजी और क्रूड पर रविंद्र जी आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स के लिए? अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 190 के आसपास है एनजी का और 175 के आसपास मार्च का वायदा है जिसकी कल एक्सपायरी। क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर में? वेल अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में जो नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा एक डाउनसाइड हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो विंटर डिमांड है वो तो निकल जाएगा क्योंकि स्प्रिंग सीजन शुरू होगा और सप्लाईज भी काफी एम्पल है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा नेचुरल गैस में। हो सकता है कि जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 185 184 तक आ सकता है। तो वहां पर एक बार बाइंग इमर्ज हो सकता है क्योंकि सपोर्ट जोन है वहां पर। और अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल रेंज देखें तो आई थिंक इट इज स्टिल इन अ नेगेटिव जोन। $72 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है WTI में। अगर ओवरऑल बैंकिंग क्राइसिस सिनेरियो देखें तो दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी और उस वजह से क्रूड को के डिमांड को लेके थोड़ी सी चिंता है। प्लस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 70 से लेके 65 के बीच में यूएस में एक स्ट्रेटेजिक फिलिंग हो सकता है, वो भी थोड़ा सा फेड आउट हो रहा है क्योंकि यूएस से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि दे माइट वेट। तो उस वजह से आई थिंक क्रूड में एक प्रेशर बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि 65 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है WTI क्रूड में। और अगर रेजिस्टेंस देखें तो अराउंड से $70 to $73 का है, जहां पर पहले एक अच्छा सपोर्ट था, तो वो अभी टर्न होकर रेजिस्टेंस हो गया है। तो मेरे हिसाब से 70 to 73 जब तक नहीं निकालता तब तक आई थिंक उछाले पे बेचना चाहिए। इसीलिए हमने आज अराउंड 5800 के आसपास शॉर्ट की स्ट्रेटेजी दी है। हमें लगता है कि फिर से एक बार 5675 से लेकर 5650 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो आई थिंक क्रूड में थोड़ा सा बेच के काम करना चाहिए। नेचुरल गैस में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर रहे, लेकिन लोअर लेवल्स पे अच्छी बाइंग दिख रही है। यानी क्रूड की पे बात कर रहे थे रविंद्र जी, आपके स्क्रीन पे अभी वो कॉल आएगा। 5800 रुपए पे क्रूड बेचने की सलाह है। 5675 के टारगेट के लिए आप क्रूड बेचें और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगा ले 5885 रुपए का। वो क्रूड रविंद्र जी की ये कॉल है, बिकवाली की सलाह है। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स को लेकर अनुज जी टॉपिक क्या होगी आज, क्या करना चाहिए कॉपर में? देखिए लास्ट वीक हमने अच्छा खासा मोमेंटम कॉपर में आते हुए देखा था। तो हमने देखा था कि बेस मेटल में अच्छी परफॉर्मेंस थी। हालांकि अगर हम मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अब वो एक्सपायरी की तरफ में है। तो अब जो मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो यहाँ पर कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 767 के आसपास खरीदारी करें। 762 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट ऊपर में 780 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें एल्युमिनियम की तो एल्युमिनियम भी यहाँ पे काफी अच्छी पोजीशन में है। तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट करीबन 204 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 201 पे स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट ऊपर में 210 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। एल्युमिनियम खरीदारी की सलाह एक बार कॉल दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे अनुज जी की। कॉपर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 767 पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट है 780 का और 762 का स्टॉप लॉस भी है। रविंद्र जी आपका कॉपर का क्या टारगेट है? क्या आप खरीदारी के साथ जाएंगे? अनुज जी से सहमत है? इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर आज देखें तो आज सारा ही कमोडिटी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा डाउनसाइड ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार पॉसिबिलिटी है कि 770 769 तक कॉपर के प्राइस आ सकते हैं। सिमिलरली जिंक में हमें लगता है कि 253 से 252 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो आई थिंक इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा सा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लोअर अगर अच्छा खासा लोअर लेवल आता है तो एक बार बार्गेन बाइंग कर सकते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक यहाँ से उछाले पे बेचने की सलाह है। की सलाह है कॉपर और जिंक दोनों को, लेकिन लोअर लेवल पे कॉपर आप खरीदारी कर सकते हैं जैसा अनुज जी कह रहे थे। अनुज जी 20 सेकंड में एग्री में टॉप पिक क्या होगी?
देखिए एग्री के अंदर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम है। यहाँ पर हमारी ग्वार सीड में बाय कॉल रहेगी, करीबन 5600 के आसपास अप्रैल में खरीदारी करें, 5480 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 5800 तक हो सकता है। वहीं कोरिएंडर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, करीबन 6800 में स्टॉप लॉस 6650 का, टारगेट 7200 तक। तो जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई है और वेदर जो काफी चेंज हुआ है, उससे काफी हद तक एग्री कमोडिटी को सपोर्ट रहेगा, जिसमें ग्वार सीड और कोरिएंडर को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। शुक्रिया अनु जी आपका, रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए होगा FNO जंक्शन। नमस्कार।